हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आजकल सीरीज़ लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व का, तो हमने ऑलरेडी एक सीरीज़ करा दी है साइको की और हिंदी की। अब हम 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था, अब हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर 2018 का, और उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा का है पेपर सेकेंड, कक्षा 6 से लेके 8 तक गणित एवं विज्ञान का। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन है, आज हम वो कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, प्रयागराज, जो अभी उसका नाम प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज या इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला का निर्माण वर्ष 1954 में किया गया था। मनोविज्ञान से संबंधित विषयों पर व्यापक अध्ययन कराने का उद्देश्य से इस प्रयोगशाला का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। जो संबंध स्किनर का चूहे से एवं थर्नडाइक का बिल्ली से, वही संबंध जो है कोहलर का किससे था? बनवानुस से था। ठीक है, तो आपने प्रयोग के माध्यम से जो कोहलर ने ये साबित कर दिया था कि जो प्रारंभ में बालक किसी भी समस्या के समाधान में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्रयत्न करते हैं उनका समस्या कम होने लगती है, उसी समस्या को कम होने लगती है। और उस डब्ल्यू कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कोहलर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालक के विकास का एक विश्लेषण करने हेतु स्किनर और थर्नडाइक ने प्रयोग के तौर पर जिस प्रकार के क्रम चूहे और बिल्लियों पे किया था, तो उसी प्रकार का उन्होंने बनवानुस पे किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। अधिगम का पठार क्या है? तो अधिगम का पठार का ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ठीक है, तो अधिगम का पठार मूलतः अधिगम के अवरुद्ध वर्धन माना जाता है। अधिगम के दौरान यदि कोई व्यक्ति उस अवधि तक पहुंच जाता है जहां और अधिगम की संभावना समाप्त हो जाती है, तो प्रदर्शन पर नकारात्मक असर दिखाई देने लगता है। अर्थात अधिगम पठार उस स्थिति को दर्शाता है जहां अधिगम स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं स्किनर महोदय। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक V.F. स्किनर है। यह इनकी पहली रचना थी जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1936 में हुआ था, और उन्होंने मनोविज्ञान सीरीज के रूप में हुआ था। इसी को हम मनोविज्ञान सीरीज के रूप माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्या कहता है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वो क्या है? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा डी होगा। ठीक है, सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना। प्रशंसा, दंड एवं पुरस्कार को सही व्यवहार का प्रशिक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण वर्ग या क्लास के रूप में एक उचित एवं सार्थक माहौल उत्पन्न करता है जो अध्ययन के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। समस्या समाधान में क्षण परिवर्तनता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ये हल महोदय ने किया था। तो हल महोदय ने क्या बोला कि हल महोदय ने कहा कि समस्या समाधान में लक्ष्य परिवर्तनता के संप्रत्यय को सर्वप्रथम हल महोदय ने प्रस्तावित किया था। इसके अंतर्गत कोई भी कार्य लक्ष्ययुक्त होता है, लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है, कोई भी कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है, इससे समस्या का समाधान भी आसानी से हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इसमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, DWLN।
ठीक है। D.W. एलन ने 1960 के दशक के माध्यम से D.W. एलन ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण का संबंध शिक्षण तकनीकी में विकास एवं शिक्षण प्रशिक्षण से है। इसमें शिक्षक शिक्षण सत्र में विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करता है, साथ ही शिक्षार्थी या छात्रों के संज्ञानात्मक फीडबैक प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो हमको स्तर नहीं बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दूरवर्ती जो है यह कोई स्थान नहीं है। ठीक है, शिक्षक अपने छात्र को अधिगम के 3 स्तर बताते हैं। ये अधिगमकर्ता के मानसिक विकास को विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। इन्हीं स्तरों के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहले तो हमारा है चेतना का, फर्स्ट हमारा चेतना का स्तर, समझ का स्तर, थर्ड हमारा विचारात्मक स्तर, विचारात्मक स्तर। ये हमारे 3 क्या थे? ये हमारे तीनों क्या थे? स्तर थे, किसके? शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। ये 3 स्तर है। ठीक है, दूरदर्शी शिक्षण अधिगम के। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। निम्न में से कौन कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो नीति नहीं बताना है, तो मानसिक उद्दीपन जो है हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। मानसिक उद्दीपन इसका हिस्सा नहीं है। व्याख्यान, योजना एवं अन्वेषण जैसे गतिविधियों को कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति का विशेष भाग माना जाता है। व्याख्यान, योजना एवं अन्वेषण के माध्यम से हम जो है क्या करते हैं? छात्रों को अधिगम क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जनतांत्रिक शिक्षण में कक्षा को अधिगम का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जहां छात्र निर्णय लेने की क्षमता संबंधित ज्ञान को अर्जित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है देखते हैं। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो हमें विशेषता नहीं बताना है, तो ऑप्शन नंबर पहला है तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो क्वेश्चन नंबर समावेशी मतलब समावेशी से जैसे पता ही चलता है सबको साथ लेना। समावेशी शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वालों छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि नहीं करता है। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बालकों की देखभाल, उनकी शिक्षा, व्यक्तिगत विकास की और सेवा में बदलाव माना जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों की क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन नंबर बी हमारा अभ्यावक कथन। यह जो है फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में अभ्यावक कथन को शामिल नहीं किया गया है। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के बीच आपसी संबंध पर व्यापक चर्चा की गई। इसमें कक्षा में होने वाले संचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। फ्लेंडर के अनुसार कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिक्षक बातचीत, कथन, छात्र बातचीत एवं मौन। ये तीनों को जो है मतलब किस में वर्गीकृत किया गया था? अंतःक्रिया के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कहता है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा एक रूपग्राम। तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम है। इस प्रकार रूपग्राम भाषा की इकाई है जिसके माध्यम से ध्वनिग्राम के रूप में संदेश को भेजा जाता है। फोन एक संभाषण है, ध्वनि है और का प्रतिरूप है। भाषण में ध्वनि की इकाई सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम मानी जाती है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कहता है? हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? तो हमें ये बताना है। तो करके सीखने का ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है सिपमैन ने कहा है, सिप्सन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? सिप्सन ने कहा है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक सिप्सन
का मानना है कि करके सीखना अधिगम का महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात करके सीखना का एक व्यवहारिक माध्यम है। इससे बच्चे की उपयुक्त मानसिक विकास होता है, मतलब अच्छा विकास होता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 14 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है, तो हमको नहीं बताना है। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट होगा डी, वर्णन नहीं है। वर्णन शिक्षा का महत्वपूर्ण स्तर का हिस्सा नहीं माना जाता है, जबकि बोध, चिंतन, स्मृति ये जो है शिक्षण के महत्वपूर्ण स्तर माने जाते हैं। अधिगमकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण के दौरान वह बोध, चिंतन एवं स्मृति पर विशेष बल दे, इससे मानसिक विकास की प्रबलता बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कहता है, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी होगी। कौन कौन सी, एक तो हमारा निदान होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होगा। तो अवसर क्या कहता है पर कि शिक्षण के अंतः क्रियात्मक अवस्था में निदान, प्रस्तुतिकरण, क्रिया और प्रतिक्रिया जैसी मुख्य संक्रिया होती है और इस क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से विचारों का परस्पर आदान प्रदान होता है। निदान के अंतर्गत शिक्षक छात्रों की क्षमता के अनुरूप उसकी उपलब्धि की जांच करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देख को डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन निहित है। तो हमको क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी राइट हो जाएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण अनुबंधन के अंतर्गत बालक में डरने की भावना उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देख कर डरने लगता है। उद्दीपन क्रिया डर की ही भावना से पैदा होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कहता है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अभिभावक की पृष्ठभूमि, अभिभावक की पृष्ठभूमि, तो इसमें क्या होता है, शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होता है कि वो गरीब है, अमीर है, इससे कोई मतलब नहीं। बच्चा कैसा है, बच्चा का IQ कैसा है, बच्चा के पढ़ने में कैसा है, और हमको बच्चे के अकॉर्डिंग कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, हमको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, ना कि हमें पेरेंट्स उसका रिच है या क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो शिक्षण विधियों का चयन करते समय व्यक्तिगत विद्यार्थी के मानसिक स्तर या विषय की विशिष्ट प्रकृति पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो हमको क्या बताना, एक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 18 का बी जो है हमारा सही हो जाएगा, जिज्ञासा की कमी। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सामूहिकता की प्रबलता, अभिवृत्ति में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता शामिल है। जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था में जागरूकता के साथ साथ बालक में जिज्ञासा की भावना तेज से प्रबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, निम्न में से कौन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरणा। जैसा कि हम जानते हैं सृजनात्मकता प्रक्रिया उद्दीपन, प्रबोधन एवं योजना से संबंधित है, परंतु अभिप्रेरणा से इसका कोई संबंध नहीं है। सृजनात्मकता प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उचित साधन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करना जान लेते हैं और इससे अभिप्रेरणा की भूमिका नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा, सामाजिक विकास। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण जो माना जाता है वो सामाजिक विकास को कहलाता है और सामाजिक क्षेत्र से ही बालक में अपने जीवन की शुरुआत करता है एवं बुनियादी पहलुओं को समझता है और क्या करता है, समाज में ही उसके नैतिक, मानसिक एवं व्यवहारिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी समाज में विभिन्न चरणों से संपन्न होता है। तो इसलिए बालक की प्रथम चरण कौन माना जाता है, तो बालक का प्रथम चरण जो माना जाता है वो किसको मानते हैं, सामाजिक विकास को। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, सीखना एक तरह का व्यवहार है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है एक प्रसार है। तो क्या होता है, तो सीखना एक अधिगम एक तरह से ही व्यवहार का प्रसार माना जाता है या ज्ञान के विकास का माध्यम माना जाता है और विषयों को समझना अधिगम द्वारा संभव है। नवीन तथ्यों को जानना एवं समझना अधिगम द्वारा ही संभव है। इस प्रकार सीखना एक प्रकार का व्यवहार का प्रसार है।
व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन ज्ञान द्वारा ही संभव हो पाता है। जेबी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, स्कैनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का ऑप्शन नंबर ए शाब्दिक अधिगम के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, बुद्धि मापन के भाटिया व्यक्ति परीक्षण में है तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ए 5 उप परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में है, बुद्धि के भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल 5 उप परीक्षण हैं। इस बैटरी का प्रयोग में लाने वाले का मुख्य उद्देश्य अशिक्षित एवं शिक्षित भारतीयों को बुद्धि मापन करना था। इनमें कुल 5 उप परीक्षण सम्मिलित हैं। कोह परीक्षण, अलेक्जेंडर परीक्षण, पेंटर ड्राइंग परीक्षण और सीग स्मृति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण इत्यादि। भाटिया बैटरी परीक्षण को भारत की जनसंख्या परीक्षण के संदर्भ में विकसित किया गया था। ये इसकी कहानी थी। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो हम किसने किया था? जैसा कि हमें पता है फॉर्बल ने किया था। फॉर्बल ने किया था। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रेडरिक फॉर्बल ने किया था वर्ष 1837 में। ये पूछ सकता है कब किया था? तो 1837 में किया था। और ये स्कूल फॉर्बल ने अपना एक स्कूल स्थापित किया था जिसे किंडरगार्टन या चिल्ड्रन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऐसे बालक को दाखिल किया जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष से कम होती है, जो बालक को जो विद्यालय में दाखिल नहीं हुए होते हैं। इसमें बालकों को एक विशेष रूप से शिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 25 है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? तो हमें बताना। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है इसके बारे में थोड़ा जान लें। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता विलियम्स को माना जाता है। संकलनात्मक परामर्श व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोविज्ञान में संकलनात्मक परामर्श के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति में मनोदशाओं को जानकर परामर्श के माध्यम से सुधारा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या है? छात्र में अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावशाली विधि कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का ऑप्शन नंबर डी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचार का सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या है? डिलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए जो है पढ़ने संबंधी होता है। पढ़ने संबंधी समस्या है और इसमें बालक के अक्षर पहचानने की समस्या आती है। इस कारण वह शब्दों का सही रूप से उच्चारण नहीं कर पाता है। इससे एक समस्या समाधान माना जाता है, एक सामान्य समस्या माना जाता है जिसका उपचार संभव है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, ब्रेन लिप एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 का ऑप्शन नंबर ए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। ब्रेन लिप और जो टैब राइटर होता है वो दृष्टिबाधित बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रेन लिप के प्रतिपादक लुईस ब्रेन थे। क्या नाम है उनका? लुईस ब्रेन। ठीक है, थे ने किया था। ब्रेन लिपि को हाथ से छू के महसूस किया जाता है। टैब रिकॉर्डर के माध्यम से दृष्टिबाधित छात्र सुनकर अधिगम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, CWSN का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। CWSN का अर्थ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक बच्चे हैं, जिसमें ऐसे बच्चे शामिल किए गए हैं जो मुख्य रूप से दिव्यांग होते हैं, अर्थात ऐसे बच्चों का विशेष सहायता प्रदान की जाती है। मानसिक रूप से विचलित बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या है? निम्न में से कौन परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी वृत्तिक वृद्धि।
वृद्धि का परामर्श से कोई संबंध नहीं होता। साक्षात्कार, विश्वास एवं संप्रेषण परामर्श की आवश्यकता तत्व माने जाते हैं। परामर्शकर्ता साक्षात्कार के माध्यम से समस्या का समाधान करता है तथा विश्वास उत्पन्न करता है कि एक समस्या का समाधान निश्चित होता है। इसके लिए परामर्शदाता एवं परामर्शकर्ता के मुख्य उपयुक्त संप्रेषण होता है। तो ये हमारे शिक्षण क्या बोलते हैं CDP के 30 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2018 का ये क्वेश्चन पेपर था, मॉडल पेपर था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।